सुनवाई जारी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हुआ था, लेकिन अब वकील वापस आ गए हैं और लगातार दलीलें सुनी जा रही हैं। फिलहाल शिंदे गुट के जो वकील हैं हरीश साल्वे, वो बातें अपनी रख रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर अमित पांडे मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि 2 याचिका यहाँ पर शिंदे गुट की ओर से लगाई गई है और अयोग्यता जो की नोटिस दी गई थी शिंदे गुट के कई विधायकों को, उसके खिलाफ यहाँ पर याचिका डाली गई है और साथ साथ अजय चौधरी जिनको की नेता सदन बना दिया गया था, हालांकि शिंदे उससे पहले थे, जबकि सारे विधायक इस वक्त शिंदे के पास हैं। इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर ये याचिकाएं डाली गई थी और उसी को लेकर अब दलीलें यहाँ पर सुनी जा रही है। तमाम जो वकील इस वक्त भीतर मौजूद है, सुनवाई लगातार जारी है। ऐसे में अमित पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम सीधे चलेंगे और विस्तार से जानेंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ है। अमित, एक बार विस्तार से बताइए, सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि ब्रेक के बाद जब वकील लौटे उसके बाद क्या कुछ हुआ। देखिए, करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इस पूरे के पूरे मामले की सुनवाई के लिए और अभी शिंदे गुट के जो वकील हैं उन्हीं की ओर से दलील रखी जा रही है और कुछ देर पहले जो दोनों जज थे वो बाहर गए और फिर उसके बाद अंदर आए हैं। तो इस वक्त जो शिंदे गुट के वकील हैं उनकी ओर से दलील दी जा रही कि 10th शेड्यूल 10वां शेड्यूल जो संविधान का है उसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर के पास जब संवैधानिक अधिकार नहीं है, यानी कि उसके पास बहुमत नहीं है, तो वो किस तरीके से अपनी शक्तियों का, अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और जो वरिष्ठ वकील हैं शिंदे गुट की ओर से अदालत को यही समझा रहे हैं। तो अभी तक जितने जो आदेश डिप्टी स्पीकर ने जो जारी किए हैं उनको वह अधिकार नहीं है, ऐसा शिंदे गुट के विधायकों की, शिंदे गुट की ओर से वकील है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर यह कहा है कि आप सबसे पहले हाईकोर्ट गए तो उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर आपको इन आदेशों में कोई त्रुटि लगती, कोई बात लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है शिंदे गुट के वकीलों से कि आपने ये बात अब जो डिप्टी स्पीकर है उनके दफ्तर में बताई या नहीं। तो संविधान की जो धाराएं हैं उनका जिक्र किया जा रहा है और अभी फिलहाल शिंदे गुट की ओर से डिप्टी स्पीकर की कानूनी वैधता पर कानूनी और फिलहाल आपको बता दें एक बार फिर से कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से, एकनाथ शिंदे का जो कैंप है उसकी ओर से हरीश साल्वे यहाँ पर अपनी दलीलें रख रहे हैं, उनकी ओर से दलीलें रखी जा रही है। उसके बाद शिवसेना का जो गुट है उसकी ओर से भी रखा जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी उनके वकील यहाँ पर है, लेकिन साथ साथ जो याचिकाएं लगाई गई है एक बार फिर से विस्तार से आपको जरूर समझाएंगे। स्टूडियो आपके सीधे लिए चलते हैं और विस्तार से एक बार समझिए कि आखिर जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है। देखिए, महाराष्ट्र पर इस वक्त पूरे राष्ट्र की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर कानूनी दांवपेच अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट में पहुंचा हुआ है, जिसे लेकर सुनवाई की पूरी प्रक्रिया भी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 2 याचिका दाखिल की गई है। डिटेल से यहां पर तफसील से बताएंगे अपने दर्शकों को कि आखिर हम किन 2 याचिका का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर इस वक्त न सिर्फ सियासी गुट बल्कि हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इसी से आगे के जो दांवपेच है वो सामने जाते हुए नजर आएंगे। पहली याचिका एकनाथ शिंदे यानी कि बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्रवाई को चुनौती इसके जरिए दी गई है। वहीं पर दूसरी याचिका पर भी नजर डाल लीजिए। भरत गोगावले की तरफ से अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाने को चुनौती यहां पर दी गई है। ये 2 याचिकाएं जो है, इसका दूसरा पॉइंट भी सामने आता है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस को यहां पर भारी चुनौती यहां पर दी गई है। इस पर क्या फैसला सामने आता है, निगाहें टिकी हुई है। साथ ही सुनील प्रभु को नया चीफ व्हिप बनाने को यहां पर चुनौती दी गई है, यानी कि हम बात कर रहे हैं भरत गोगावले की। दोनों तरफ से जिस तरह की ये पूरी याचिकाएं सामने है, बड़ी दलीलें यहां पर जिस तरह से सामने आएगी, सियासी जो सुर है वो संग्राम में बदलता हुआ नजर आया है। तो उसी तरह से ये पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे की जो रूपरेखा है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर वो यहां पर नजर आएगी, जिस पर मेरी सहयोगी शिवानी की नजर बनी हुई है। शिवानी, ओवर टू यू। जी सबीना, और आज क्या कुछ फैसला लिया जाता है इसी पर महाराष्ट्र में भी सबकी नजर टिकी हुई है और गुवाहाटी में तमाम जो विधायक आज वहां पर मौजूद है उनकी भी नजरें यहां पर टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। जज दोनों ही ओर से दलीलें लगातार सुन रहे हैं। हालांकि फिलहाल अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसकी ओर से हरीश साल्वे पेश हुए हैं, वो अपनी दलीलें लगातार रख रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में जो सियासत लगातार होती आई है, सियासी बयानबाजी भी और तेज होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि उद्धव ठाकरे को अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, आप सुनिए एक बार। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी भूचाल मच रहा है इनकी क्या राय है। रामदास अठावले जी, ये जो पूरा भूकंप मचा हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? एकनाथ शिंदे बागी हो चुके हैं, किसके साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे? मुझे लगता है कि एक तो मामला जो है मामला हमारे फेवर में है। एकनाथ शिंदे जी ने कम से कम 39-40 एमएलए को अपने साथ में ले लिया है
और भी एमएलए जो गुवाहाटी नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ और भी 4-5 एमएलए एकनाथ शिंदे जी के गुट में आ सकते हैं। जब वोटिंग होगा तब शिवसेना के पास 5-6 एमएलए रह सकते हैं। तो अभी क्लियर मेजोरिटी है, लेकिन जानबूझकर डिप्टी स्पीकर ने उनको सस्पेंड करने का या उनको गुट की मान्यता देने का जो उनका अधिकार था उसको नकारा है। तो ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में ही। आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी और एक वोट से हारने के बाद भी उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो अगर फ्लोर में भी आपको बहुमत सिद्ध करना है तो भी अधिकार है। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश में हुआ था तो मध्य प्रदेश में तो इतना टाइम नहीं लगा था। तो मुझे लगता है कि इतने बागी एमएलए मतलब शिवसेना के हो चुके हैं, तो फौरन माननीय उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन देना चाहिए था। उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि हम बहुमत सिद्ध करेंगे। तो आगे ये होगा कि हम एकनाथ शिंदे जी को बुलाएंगे, एकनाथ शिंदे जी को हमारे साथ बुलाएंगे और देवेंद्र फडणवीस जी 2.5 साल तक सरकार चलाएंगे। तो मतलब सरकार चलाने की जिम्मेदारी अभी हमारे ऊपर है। और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, शिवसेना के भीतर की ये रार और ज्यादा तीखी होती चली जा रही है। एक बहुत महीन रेखा थी कि क्या कहीं कोई समझौता हो सकता है, लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और प्रियंका चतुर्वेदी उनके साथ मौजूद हैं। अरुण, ओवर टू यू, क्या जवाब आ रहा है? देखिए प्रशांत, अब महाराष्ट्र की जो लड़ाई है वो गुवाहाटी और मुंबई के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, बहुत ही वोकल हैं, सांसद हैं पार्टी की। दिल्ली से लेकर के और मुंबई तक इनकी आवाज़ सुनी जाती। प्रियंका जी, पूरे महाराष्ट्र में कहीं ईंट चल रहा है, कहीं पत्थर चल रहा है, कहीं मोर्चा निकल रहा है। सरकार आपकी है, आपके ही एमएलए कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा को खतरा है, जान हमारी जा सकती है। देखिए, वो बार बार मनगढ़ंत कहानियां रच सकते हैं। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र पुलिस ने बाकायदा उनके लिए सुरक्षा का प्रावधान किया हुआ है। एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज हैं, तो उनकी सुरक्षा गारंटीड है। साथ ही साथ उनके परिवारों के लिए भी सुरक्षा दी है और खुद अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें आकर उन्होंने सीआरपीएफ लगा दिया है। गवर्नर खुद उनके लिए बोल रहे हैं। तो जब सारा माहौल यहाँ पे, आप भी यहाँ पे मुंबई में हैं, आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर डगमगाता हुआ दिख रहा है। इन लोगों को वहां से गुवाहाटी से असुरक्षित माहौल इसलिए लग रहा है क्योंकि जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पहुंचेंगे तो उनको जवाब इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने शिवसेना के सिंबल पे इनको वोट दिया है। लेकिन अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठाणे में स्थिति बहुत ही नाजुक स्तर पे है। वहां पर सांसद आपके हैं श्रीकांत शिंदे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं असली शिवसेना तो हम है। श्रीकांत शिंदे जी एकनाथ शिंदे जी के पुत्र हैं, वो एमपी हैं, तो वो अगर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं किस कारणवश कर रहे होंगे। पर मैं फिर से कहूंगी, पार्टी काडर, जिला प्रदेश के अध्यक्ष हों, उप शाखा प्रमुख हों, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सबने अपना फेथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी पे थामा है और वही लड़ाई लड़ेंगे। श्रीकांत शिंदे पर कार्रवाई होगी? वो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज करेंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। जैसे हमने सारे वो एमएलए जो मंत्री पद लेकर बैठे गुवाहाटी में काम कर रहे हैं, उनको मंत्री पद से हटाया है। उद्धव साहब ठाकरे से आप मिलती रहती हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस? बहुत सारे आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मामले पर घिर गए हैं, राज ठाकरे अलग मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस बहुत डगमगाया हुआ है। बिल्कुल भी किसी का भी डगमगाया हुआ नहीं है। हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से आपको आकर कह रहे हैं क्योंकि हमें बहुत क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, टेक्निकलिटी, पॉलिटिकली हम लोग मजबूत हैं और हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स जो भी दलील हम दे रहे हैं उस कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं कि लॉ हमारे तरफ है। कई लोग ये बात कह रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ भी कह रहे हैं और पुराने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही असली संख्या का पता चलता है। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि आपकी की बहुमत साबित अगर करना है तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो? देखिए, पहले दिन से ही हम कह रहे हैं जो भी निर्णय होगा फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। आप गुवाहाटी के 5 सितारा होटल से बाहर आइए और मुंबई आकर हम असेंबली तो मूव नहीं कर देंगे उस 5 सितारा होटल में, ना वोटिंग हम वहां पर होने देंगे, आपको यहीं आना होगा। फिर मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो धमकी दिया उन्होंने कि 40 लाशें गिर जाएंगी, संजय राउत ने उस पर क्या कहा? ये बिल्कुल तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने वैसे ही जैसे नीतीश कुमार जी ने अंतरात्मा की बात की थी, वही उन्होंने कहा था। क्या उनको आत्मा ये जस्टिफाई करेगी जो इन्होंने किया है? देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही ये तय होगा कि सरकार किसकी है या बहुमत किसके पास है। और जहां तक धमकी की बात है तो पूरे महाराष्ट्र में उनकी सरकार सबको उचित सुरक्षा मुहैया करा रही है। बिल्कुल, चाहे जवाब शिवसेना की ओर से जो भी दिया जा रहा हो, लेकिन अब दुनिया देख रही है कि शिवसेना के भीतर की ही टकराव की स्थिति अब सदन से लेकर सड़क तक दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये
कि इससे पहले लग ये रहा था कि दोनों एक दूसरे को अपना साथी बता रहे थे, लेकिन बीच में समझौते और सुधार की एक बारीक सी लकीर अब दूर होती दिखाई दे रही है, मिटती दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या होगा इन दोनों के बीच, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और दोनों के अपने अपने दावे हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई आर पार पर आई। जुबानी हमलों से बढ़ी सियासी तपिश। बागियों के जमीर को राउत की ललकार। शिंदे का टीम उद्धव पर जोरदार प्रहार। महाराष्ट्र की सियासत का सर्वशक्तिमान कौन? अब इसी शब्द के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। शक्ति प्रदर्शन से लेकर जुबानी हमलों का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जहां रिश्तों की सारी दीवारें ढह चुकी हैं। नौबत जमीर की ललकार तक पहुंच चुकी है। सबसे ताजा बयान संजय राउत का आया है, जिन्होंने बागियों को अपनी भाषा में जवाब देने की कोशिश की है। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है। हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में। जुबानी हमलों की इस तपिश का साफ असर मुंबई की सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। पोस्टरों के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश की जा रही है। एक तरफ बाला साहब ठाकरे की विरासत को बचाने की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट के उन लोगों की जिनका दावा है कि आखिर बाला साहब ठाकरे की सेना कैसे उस आदमी का समर्थन कर सकती है जिसके रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं। टीम उद्धव पर शिंदे का ये ट्वीट देखिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उस आदमी का समर्थन कैसे कर सकती है जिसके रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं, उस दाऊद से जिसने मुंबई के मासूम नागरिकों को बम ब्लास्ट कर मारा था। इस फैसले का विरोध करने के लिए हमें मौत भी आ जाए तो इसकी परवाह नहीं है। इन सियासी हमलों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे का कुनबा लगातार कमजोर होता जा रहा है, जबकि शिंदे गुट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका असर कुछ ऐसा हो रहा है कि हर बागी को अब बोलने का मौका मिल रहा है। ह्या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी सांगितलं, मी त्या बोबड्याच्या बाजूला मांडी घालून बसू का, पण ज्यांनी शिवसेना प्रमुखांना जेल दाखवली त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसता, त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही मंत्रिमंडळामध्ये बसता, ये चालते तुम्हाला। तो शिंदे साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है कि आमदार लोग रहेंगे, मंत्री लोग रहेंगे। कंटिन्यू बोल रहे थे कि बाबा राष्ट्रवादी अपना पार्टी को खत्म कर रही है, हिंदुत्व का मुद्दा मत छोड़ो। अभी वो सुना नहीं तो वो भी क्या करेंगे, इसीलिए वो उनका जो क्या आमदार और पक्ष प्रमुख उनके बीच में जो कुछ हुआ है ये तो पूरा दुनिया जान रही है। तो हम लोग क्या करें, उन्होंने जो भूमिका ली है हमको जच रही है वो भूमिका, इसलिए हम उनके साथ हैं। उधर शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में आदित्य ठाकरे ने भी बागियों पर वार किया, साथ ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं से एकजुट रहने की अपील की। हम शरीफ के हुए पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। वार पलटवार और जुबानी हमलों के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही अब महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी के रूप में रहने वाले हैं। पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे, पण टोपे साहेब अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। यानी दानवे ने जल्द सरकार बनाने का दावा किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में हालात फिलहाल कुछ ऐसे हैं कि पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस सियासी तस्वीर की कई कहानियां बाकी हैं।
महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई जारी। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को दी है चुनौती। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे का बागी मंत्रियों पर कार्रवाई। 9 मंत्रियों से विभाग वापस लिए। एकनाथ शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को दिया। शिवसेना नेता संजय राउत का बागी नेताओं पर फिर हमला, कहा मर चुका है उनका जमीर, आपके पास बहुमत तो मुंबई क्यों नहीं आते। एकनाथ शिंदे को बताया करीबी। आपके पास 50 एमएलए की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो आप गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने सेना को साफ कह दिया है कि ये एक्शन में आने का वक्त है और पूरी फौज को एक साथ आकर इस प्लान को जमीनी स्तर पर उतारने की जरूरत है। कोरिया ने परमाणु हथियारों की तैनाती पर जो रणनीति बनाई है वो किम जोंग उन और सेना के उन अधिकारियों के बीच ही है जो उस बैठक में शामिल थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे का मकसद दक्षिण कोरिया को निशाने पर लेना है। इसलिए खबर यह है कि इन परमाणु हथियारों को सीमाओं पर इस तरह से तैनात किया जाएगा कि दक्षिण कोरिया का नामो निशान मिट जाए। लेकिन माना जा रहा है कि परमाणु हथियारों को तैनात करने की तैयारी कोई एक आध दिन का खेल नहीं है, बल्कि इसका ख्याल किम जोंग उन को अप्रैल में आ गया था, जब उन्होंने एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया था। जानकारों के मुताबिक ये किम का तबाही की दुनिया में महज पहला कदम है। किम के आगे इस तरह की कई रणनीतियां अपनाने की आशंका है। हालांकि परमाणु हथियारों को तैनात करने की इस पूरी प्रक्रिया को संभालना इतना आसान नहीं होने वाला। अगर किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी तो ये दक्षिण कोरिया के लिए खतरे की बड़ी घंटी हो सकती है। हालांकि वो अमेरिका के साथ मिलकर लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। उधर लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों और चेचन लड़ाकों पर जोरदार पलटवार कर दिया। जेलेंस्की के सैनिक शहर को रूसी सेना के कब्जे में जाने से बचाने के लिए 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त से वहां भीषण जंग लड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मारियोपोल की तरह सेवेरोडोनेस्क पुतिन के पंजे में न जा सके, क्योंकि सेवेरोडोनेस्क पर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के कब्जे का मतलब होगा पूरे लुहांस्क पर उनका कंट्रोल, और फिर इसके बाद बारी आएगी डोनेस्क की। तो लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी सेना के पैर पसारते ही पूरा पूर्वी यूक्रेन जेलेंस्की के हाथों से फिसल जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिकों ने सेवेरोडोनेस्क को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। हालांकि रूस ने सेवेरोडोनेस्क के 80% हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया है, लेकिन बचे हुए 20% इलाके पर कंट्रोल करने में उसे तगड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के अजोद केमिकल फैक्ट्री में छिपे यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो लगातार रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों पर हमले बोल रहे हैं। और यूक्रेन के सैनिकों के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो टैंक से रूसी सेना के ऊपर गोले बरसाते दिखाई दिए। इस हमले के दौरान यूक्रेन का एक सैनिक लगातार टैंक को टारगेट सेट करने के लिए निर्देश देता नजर आया, और जैसे ही वो आदेश देता, टैंक से गोला छोड़कर वार कर दिया जाता। इसी तरह यूक्रेन की सेना टैंक से लगातार गोले दागकर रूसी सेना पर हमला करती रही। वहां एक कमरे में मौजूद एक सैनिक दूरबीन की मदद से यह देखने की कोशिश करता नजर आया कि टैंक से किए गए हमले में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचा। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जे के लिए जारी जंग में उस वक्त पुतिन की सेना को बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दी, जब खबर आई कि यूक्रेन ने लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क शहर से अपनी सेना हटाने का फैसला कर लिया है, जहां करीब 3 हफ्तों से भीषण जंग जारी है। लुहांस्क के इस बेहद अहम शहर में रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर जेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने में जुटे हैं, जिसके लिए रूस ने हरिकेन नाम से पहचान बना चुके अपने तूफानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर उरागन और दूसरे आधुनिक घातक हथियार भी वहां तैनात कर दिए, जिनकी मदद से पुतिन की सेना ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। असल में रूसी सैनिक और चेचन लड़ाके किसी भी तरह जल्द से जल्द सेवेरोडोनेस्क को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, ताकि लुहांस्क के साथ ही पूरे डॉनबास पर जीत का रास्ता आसान हो जाए। और इसके लिए पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाके अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले बोल रहे हैं। हालांकि अब तक यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि सेवेरोडोनेस्क के मोर्चे पर उसके सैनिकों की ओर से भी जोरदार पलटवार किया जा रहा। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई वो पुतिन की सेना का हौसला बढ़ाने वाली है, क्योंकि लुहांस्क के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि अब यूक्रेन की सेना सेवेरोडोनेस्क से पीछे हट जाएगी, जिसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए जाने की भी बात कही। और इस फैसले के लिए वहां पिछले कई दिनों से जारी रूस की भारी बमबारी को वजह बताया गया और दावा किया गया कि इन हमलों में करीब करीब पूरा शहर
खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना ने पिछले दिनों पूरी ताकत झोंक दी थी और उसका साथ देने के लिए पुतिन के सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने खूंखार कमांडर मूसा अखमतोव को जंग में उतार दिया था, जिनके हमलों के कई वीडियो भी कादिरोव ने जारी किए थे और दावा किया था कि जल्द ही वो सेवेरोडोनेत्स्क की जंग जीत लेंगे। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। खूंखार चेचन लड़ाके मूसा अखमतोव ने भी अपने कमांडर को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यूक्रेन के सैनिकों की ऐसी घेराबंदी की कि उनके लिए जंग छोड़कर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि चेचन कमांडर ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए खास रणनीति भी तैयार की थी, जिसके तहत उसके एक इलाके में चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को पूरी तरह घेर भी लिया। और रमजान कादिरोव ने कुछ रोज पहले ऐसे ही एक हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। क्या मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। ईडी के दफ्तर जाएंगे। अरब साहब कल आप ईडी के दफ्तर जा रहे हैं, मेरे पास कल मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। सर, आपका बयान चर्चा में है जिसमें लाश को लेकर गुवाहाटी जाने को लेकर मुंबई जाने को लेकर असं म्हणणं आहे, सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी सुरू आहे, याचिकाकर्त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही मुंबईत महाराष्ट्रात येऊ शकत नाही कारण आमच्यावर हल्ले होत आहेत, आमच्या घरावर हल्ले होत आहेत, आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत। तुमचा उल्लेख जो आहे 40 आमदारांचे मृतदेह मुंबईत येतील। त्यांनी मराठी भाषा समजून घेतली पाहिजे। मी काय म्हणालो आहे, मी इतकंच म्हणालो की जे गुवाहाटीला आता आहे ते शरीर सारा बखेड़ा हुआ उस वक्त पीआईए की उस फ्लाइट में 250 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे, जो विमान के कराची लौटने के बाद काफी घबरा गए थे। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान की ये दलील है कि रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से उसे विमान को रूस की एयर स्पेस की जगह दूसरे रास्ते टोरंटो भेजना पड़ा। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई बेकाबू हो गई है, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लोगों को बुनियादी चीजें, दूध और सब्जियों के लिए भी जरूरत से ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां की करेंसी में 234 रुपए पर पहुंच गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत 263 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई है। मतलब यह कि आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है और इसी वजह से वहां के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए रोजाना अलग अलग फैसले ले रही है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं सूझ रहा। अभी कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि चाय का इंपोर्ट करने के लिए सरकार को 6000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए भी पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ता। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां के मंत्री ने लोगों से दिन भर में 2 कप चाय कम पीने की अपील कर दी थी, ताकि उसे चाय के आयात करने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने खुद अपनी ही सरकार को आड़े हाथ ले लिया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ, जो उसने IMF और चीन समेत कई देशों से लिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान पर करीब
8,87,000 करोड़ रुपए का लोन था, जो अप्रैल 2021 तक बढ़कर वहां की करेंसी में 18 लाख करोड़ हो गया। इस कर्ज को चुकाने की बात तो दूर, पाकिस्तान फिर कई देश और महाराष्ट्र के महासंकट की लड़ाई अब यहाँ उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और दोनों ही ओर से दलीलें सुनी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जब दलील सुनी तो उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न भी रखा। उन्होंने ये कहा कि जिस स्पीकर को खुद ही जिसको हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया हो, ऐसी स्थिति में वो किसी को अयोग्य किस तरीके से ठहरा सकता है। ये अहम सवाल यहाँ पर किया गया है और भी कई तरीके के सवाल उनकी ओर से किए गए, कोर्ट की ओर से किए गए। लगातार दोनों ही ओरों की दलीलें सुनी जा रही है। यहाँ पर सुनवाई लगातार जारी है और उससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चुका है। श्रीलंका तो घुटनों पर है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह बेदम हो चुकी है। वहां केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं बल्कि खाने पीने के सामान तक की किल्लत है। जो चीजें मिल रही हैं वो ऊंची कीमत की वजह से वहां के लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। यही हाल पाकिस्तान का भी है। यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में पाकिस्तान के वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन के एक ट्वीट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने पिछले 2.5 महीनों में बढ़ी महंगाई की बेहद साफ तस्वीर ट्विटर पर डाल दी। पेट्रोल, डीजल, स्कूल की फीस, गैस का बिल, पानी का बिल, हर चीज की कीमत में आग लगी हुई है। 4 आदमी के परिवार का गुजारा करने में अगर 2.5 महीने पहले 28,000 रुपए खर्च होते थे तो अब करीब 40,000 खर्च करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 14% के करीब पहुंच चुकी है। जबकि यही हाल कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों का भी है। यूरोप तक में यूक्रेन की जंग के बाद से हालात बिगड़े हुए हैं और तकरीबन सभी बड़े देश महंगाई से बेहाल हो रहे हैं। किसी को तेल बेहाल कर रहा है, किसी का दम गैस ने निकाल दिया है। कनाडा में महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पेट्रोल की कीमतें वहां 48% बढ़ चुकी हैं। लगभग ऐसा ही हाल अमेरिका का भी है। अमेरिका तो हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करता दिख रहा है, पर वहाँ ब्याज दर बढ़ाने के बावजूद भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर को छू चुकी हैं। ब्रिटेन में भी महंगाई 1983 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहां खाने पीने की चीजें तक लगातार महंगी हो रही हैं। इन महाशक्तियों में रहने वाले लोगों ने दशकों से महंगाई की ऐसी मार नहीं झेली थी जैसी अब महसूस कर रहे हैं। ब्राजील, जर्मनी, पोलैंड, मिस्र, रूस, हर देश महंगाई के आगे घुटने टेक रहा है। लेकिन भारत में हालात बाकी दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर हैं। और दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। सबसे अहम बात यह कि खाने पीने का सामान बनाने में भारत का आत्मनिर्भर होना भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। इसीलिए पूरी दुनिया के बेहाल होने के बावजूद भारत के लोगों पर कोई बड़ी आफत नहीं आई। दावा यह किया जा रहा है कि पाम ऑयल और सूरजमुखी के तेल के अलावा रसोई में इस्तेमाल होने वाला हर सामान भारत खुद बना रहा है। आम आदमी की जरूरत से जुड़ी चीजों में पेट्रोल और डीजल के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है जिसके लिए भारत बाकी दुनिया पर निर्भर हो। हालांकि पेट्रोल और इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को दी है चुनौती। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे का बागी मंत्रियों पर कार्रवाई। 9 मंत्रियों से विभाग वापस लिए। एकनाथ शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को दिया। शिवसेना नेता संजय राउत का बागी नेताओं पर फिर हमला, कहा मर चुका है उनका जमीर, आपके पास बहुमत तो मुंबई क्यों नहीं आते। एकनाथ शिंदे को बताया करीबी। आपके पास 50 MLA की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो आप गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहेब दानवे का बड़ा बयान। बोले अब सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए विपक्ष में रहेंगे। जर्मनी में आज G7 सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अलग अलग देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर होगी बात। फर्जी दस्तावेज से साजिश करने के मामले में घिरी तीस्ता सीतलवाड़ के पुराने सहयोगी का बड़ा आरोप। रईस अहमद का बयान, कहा न्याय दिलाने के नाम पर पीड़ितों से उगाही करती थी तीस्ता। ये उनका एक तरह का तरीका था विक्टिमों को सामने लाना, और फिर लोग जो है वो पिछले रास्ते से उनको फंड दिया करते थे। यशवंत सिन्हा ने विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन। राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव समेत कई नेता रहे मौजूद।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज मानसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस की कस्टडी बढ़ाने की मांग। अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के डोडा से एक आतंकी गिरफ्तार। पुलिसकर्मियों पर हमले की फिराक में था आतंकी।